हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त चैप्टर के साथ हम यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पॉइंट को जो चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, इस सचमुच एकदम अद्भुत है। यानी कि सोच नहीं सकते हो कि इतना कंपलसरी है ये चैप्टर, जिससे किसी भी हाल में हर एक एग्जाम में, कोई भी साल का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या वो एनसीईआरटी का हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हर हाल में वहां पर देखने को मिल जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही भली भांति और बेहतरीन तरीके से हम लोग को चक्कर छुड़ाना है, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन एक भी, चाहे वो सिंगल मार्क्स का रहे, 3 मार्क्स का रहे, 6 मार्क्स का रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोगों को पवेलियन पार करना है। तो कोशिश करना है बेहतरीन करने का। तो आइए पहले समझते हैं कि ये चैप्टर में है क्या ऐसा। ठीक है, ये चैप्टर में ऐसा है क्या। ये हमारा एक्सरसाइज जो है वो कौन सा है, ये हमारा एक्सरसाइज का नाम है, बहुत ही बेहतरीन नाम है, ठीक है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है। तो नाम से ही पता चल जा रहा होगा, नाम से ही यहाँ पर देखने में सारा चीजें समझ में आ जा रहा है। जिस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पूरा का पूरा इतना लंबा नाम था और पूरा का पूरा चैप्टर नाम पर ही आधारित था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर नाम से ही पता चल जा रहा है क्या, कि इक्वेशन। ये इक्वेशन मतलब क्या है कि ये क्या है, समीकरण है। तो समीकरण पहले भी हम लोग 3-4 समीकरण पढ़ चुके हैं, तो उसी से मिलता जुलता ये भी है, ये भी वही लोग का भाई है, ठीक है। तो जैसे कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सपोज हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पहला हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन, ये दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल। इन तीनों की चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और तीनों में क्या चीज हम लोगों को कॉमन देखने को मिलता है, इन तीनों में हम लोगों को कॉमन देखने को मिलता है जो कि है इक्वेशन। क्या है कॉमन, वो कॉमन इन तीनों में क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन ये हमारा इन तीनों में कॉमन है। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़िए तो इक्वेशन देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाइए तो इक्वेशन देखने को मिलेगा, पॉलिनोमियल जाइए तो उसमें भी इक्वेशन देखने को मिलेगा। सारा चीजों में इक्वेशन ही देखने को मिलता है। बट तीनों सारा चीजों में अंतर क्या है, देखो बहुत ही एकदम छोटा सा अंतर है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। तीनों चारों में सब में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन होता है। एक होता है लीनियर, ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है दोस्तों, ये जो हमारा क्लास चल रहा है ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है। तो इसलिए आज के दिन में सारा चैप्टर से क्या इसमें कॉमन आता है और इस चैप्टर को अलग क्यों किया गया है, इन चीजों के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, इसका परिचय लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा, लेक्चर होगा, और इसके बाद फिर से और सवाल जवाब का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एकदम कड़ा कड़ा सवाल खोज खोज करके निकाल करके हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो उसी प्रकार से इसका भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है डिफरेंस। जैसे कि हम लोग लीनियर का पढ़ाई किए, पिछले ही क्लास में जस्ट खत्म किए हैं, अभी हाल फिलहाल में ये ताजा है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि वेरिएबल का पावर क्या होता था, वेरिएबल का पावर क्या होता था, एक, ठीक है। ये जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस ये दूसरा होता था, ये हमारा पहला होता था। डी नंबर में क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक होता था। और सी नंबर में एक और कौन सा होता था, क्यूबिक होता था, क्यूबिक इक्वेशन होता था, ठीक है। 3 होता था। अब वेरिएबल के पावर में 1 रहे तो लीनियर हो जाता था, वेरिएबल के पावर में क्या रहे, 2 रहे तो वो हमारा क्वाड्रेटिक आ जाता था। और वेरिएबल के पावर में अगर क्या रहे, अगर 3 रहे, ठीक है, वेरिएबल के पावर में अगर 3 रहे तो वो हमारा क्या आ जाता था, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी तरह से अबर क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अबर बोल दिया कि भाई साहब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भली भांति पढ़िए। अभी आगे क्लास में जैसे 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 हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल को हार्ड करते जाएंगे, वैसे वैसे ये पावर भी हार्ड होता जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन में 3 पावर रहेगा। अब पावर का मतलब क्या होता है, पावर से हम लोगों को सीखने को क्या मिलता है, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सीखने को क्या मिलता है कि x का वैल्यू जो है मैक्सिमम यहाँ पर 2 निकलेगा। पावर अगर 2 रहे तो x का वैल्यू मैक्सिमम 2 निकलेगा। पावर अगर 3 रहे तो x का वैल्यू जो है मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना निकलेगा, मैक्सिमम 3 वैल्यू। यानी कि जितना पावर उतना वैल्यू, जितना पावर उतना वैल्यू, जितना पावर उतना वैल्यू, ठीक है। ये कंफर्म एकदम याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन में सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, प्रत्येक में एकदम एग्जैक्ट नंबर निकालते थे कि x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, y का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, इस तरह से एग्जैक्ट निकालते थे। बट इस वाले जो क्वेश्चन है जो पावर 2 है, तो इसमें x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। एक मान लो कि सपोज x का वैल्यू कितना निकल गया, 2, दूसरा x का वैल्यू कितना निकल गया, 6, कुछ भी आ सकता है।
ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो इस तरह से x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, और दोनों भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इक्वेशन को सॉल्व जो कर देगा, जो इक्वेशन का सॉल्व करने वाला रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें मैक्सिमम 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक में 3 वैल्यू निकलेगा, इससे ज्यादा रहेगा 4 वैल्यू वाला रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा वैल्यू के अनुसार सेट किया जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये लीनियर इक्वेशन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। इसको परिभाषित अगर करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसका हाईएस्ट पावर, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहे, 2 रहे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, इसमें यह था हमारा कि जो निर्देशांक जो किया जाता है, जो एक्स और वाई एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें जो चित्र कैसे बनता है, इसमें जो है आकृतियां कैसे बनाई जाती है, जो ग्राफ में आकृतियां कैसे बनता है, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। और ये भी हमारा समीकरण से ही मिलता जुलता चीजें था। फिर इसमें लीनियर में ये बता दिया हम। पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल में समीकरण कैसे बनाया जाता है, पॉलिनोमियल में समीकरण कैसे बनाया जाता है, इन चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किए। उसके बाद 1 पावर वाला, उसके बाद 2 पावर वाला, उसके बाद 3 पावर वाला, इस तरह से करके और भी बहुत तरह का आता है इसमें, ठीक है। और पिछला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक चीज और भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्या डिस्कस किए थे कि इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल वाला, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो इसको पहले हम हटा लेते हैं और फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो भाई ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है दोनों जगहों पे। बट 3 ठो इसमें टर्म रहेगा। टर्म कितना रहेगा, टर्म 3 रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट कितना, इसमें ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। और जो वेरिएबल के साथ चिपका हुआ रहता है, ठीक है, ये जो वेरिएबल के साथ जो चिपका हुआ रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों वेरिएबल के साथ में जो चिपका हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं हम लोग, जो वेरिएबल के साथ चिपका हुआ रहता है। और ये जो एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी रहता है वो हमारा वेरिएबल हो जाता है। और इक्वल टू क्या है उस साइड में, यानी कि एलएचएस होता है। इस साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आरएचएस, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं एलएचएस, ठीक है, इस वाली साइड को। तो दोनों वाली साइड को आप लोग समझ गए हैं भली बात बेहतरीन तरीके से। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल एक ही होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होगा वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कितना होगा, एक्स होगा। जो कि पिछले क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े थे उसमें वेरिएबल कितना था, 2 वेरिएबल था, एक्स रहता था और एक तो वाई रहता था। जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता था उसमें कि 2x + 3y इक्वल टू कितना था, 5 6 7 8 कुछ भी रहता था, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म में रहता था, वो इस वाले फॉर्म में रहता था, हाईएस्ट पावर 1 रहता था और 2 ठो इसमें वेरिएबल रहता था। बट यहाँ पर एक्स वाई रहता था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। तो एक वेरिएबल रहेगा तो हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज रहेगा। अब पूरे के पूरे फील्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर रहेगा, एक ही मतलब फील्डिंग करने वाला सिर्फ सिंगल रहेगा। तो हम लोगों को तो बॉल को बाउंड्री लाइन में पहुंचाने में देर नहीं लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो इस वाले फॉर्म में रहेगा तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा और उसका जो वैल्यू है वो 2 ठो निकलेगा, एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा यहाँ पर, और 3 टर्म इसमें रहेगा, ठीक है। 3 टर्म की जगह पर ज्यादा भी टर्म हो सकता है, 3 टर्म की जगह पर ज्यादा भी टर्म हो सकता है, बट स्टार्टिंग में 3 ही टर्म दिया जाता है हम लोगों को, क्योंकि सोल्व करने में। जैसे कि इसमें इसके बाद इसको जब हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं, अब तोड़ने वाला जब हम इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है बीच वाला, ठीक है। ये बीच वाला जो है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है, जैसे कि ax² है प्लस bx है प्लस c है, ठीक है। तो ये वाला जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो एक टर्म यहाँ पर हो जाता है, दूसरा टर्म यहाँ पर हो जाता है, और ये तीसरा टर्म तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये फर्स्ट वाला टर्म भी ज्यों का त्यों रहेगा, ये यानी ax², ठीक है। अब कितना टर्म हो गया, यहाँ पर 4 टर्म हो गया, 1 2 3 और एक ये 4। अब यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तो फर्स्ट में हम लोगों को दिया गया था 3 ही टर्म, बट यहाँ पर आ गया 4 टर्म। अब क्वेश्चन को किस तरह से घुराएगा एग्जामिनर लोग, किस तरह से घुराएगा, डायरेक्ट यही वाला इक्वेशन दे देगा, ठीक है। और बोलेगा कि भाई साहब बता दीजिए कि ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, कौन सा है बता दो। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जितना छोटा से छोटा रूप होगा, ठीक है, जितना छोटा से छोटा रूप होगा उतना छोटा से छोटा रूप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा
कौन सा देश का है, ये इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है या जापान का है, कौन सा कंट्री का है उसका बाद में पता करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नियम यही कहता है कि पहले इसको छोटा से छोटा फॉर्म में ले आना है और उसके बाद उसको जवाब देना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया है, भली बात, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग सीखते हैं कि इसको कितने तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कितने तरीके से। तो अब हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग इस कितने तरीके से समझेंगे। तो पहला जो है हम लोग समझेंगे एक फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मेथड से समझेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग जो समझेंगे इसको कौन सा मेथड से समझेंगे, दूसरा जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू पता करने का ये एक पहला तरीका है, ये एक दूसरा तरीका है, और एक तीसरा तरीका क्या आ जाएगा हमारा, तीसरा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या हथियार है हम लोग के पास। तो एक तो सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड, और तीसरा एक और भी सबसे बेहतरीन है, वो क्या है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला से, ठीक है, फॉर्मूला से भी हम लोग सेट तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ये इन मेथड के सहारे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस वाली एक्सरसाइज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा मेथड है, जिस प्रकार से हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे ना, ये तीन मेथड से हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। और लीनियर इक्वेशन में कौन कौन सा मेथड से सॉल्व करते थे, तो लीनियर इक्वेशन में कौन कौन सा मेथड से सॉल्व करते थे। पहला क्या था, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जिस प्रकार से लीनियर इक्वेशन में हमारा था एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उसी प्रकार से हमारा क्वाड्रेटिक में कौन कौन सा है, फैक्टराइजेशन, स्क्वायरिंग और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों में, मैं दोनों का कंपेयर क्यों करता जा रहा हूं, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसी से जस्ट मिलता जुलता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो बहुत ही इजी लगेगा ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बस सिर्फ इसमें हम लोग दो चीजों के बारे में हम लोग सॉल्व करते थे, और इसमें हम लोग तीन तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें सॉल्व करने का हथियार बहुत ज्यादा दिया हुआ है, और पिछला वाला जो एक्सरसाइज था उसमें सॉल्व करने का हथियार बहुत कम दिया हुआ था। यानी कि अगर रियल मैटर में अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा इजी है ये वाला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये मोर इजियर देन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे पहला है कि इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है और वो है एक्स। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल आता था, एक्स और वाई। ठीक है, दो वेरिएबल आता था, एक सबसे बड़ा अंतर था। दूसरा अंतर क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने का दो ही टेक्निक दिया हुआ है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें हम लोगों का तीन मेथड दिया गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी दोनों तरफ कर सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और भी बहुत ही बेहतरीन चीज है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है बेहतरीन चीज, वो है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी से पहले भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत ही भली भांति पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने में हम लोगों को बहुत आसानी होगा, और इस वाले मेथड से बनाने में हम लोगों को बहुत ईजी भी होगा। साथ ही साथ ये जो स्क्वायरिंग बोथ साइड है इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ में पावर माथा के ऊपर दो लगा देना है। ठीक है, जब इसका नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर के ऊपर दो, ठीक है, माथा पर दो चिड़िया बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसका जब नाम ही है तो दो, समझ में आ रहा है ना। साथ ही साथ इसमें दोनों का दोनों नियम जो है वो नया था, तो इसमें सीखने में थोड़ा सा कठिन था, बट ये पूरा का पूरा बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। एक दो एग्जांपल जब हम लोग ले लेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि नहीं इसमें क्या चीजें है और किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यार ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला है कि x/12 x/12, ठीक है, और -3/x = 0। ठीक है, ये हमारा दिया गया है इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन दिया गया है। अब इसको हम लोगों को बताना है कि सबसे पहले पहचान करना था ना, क्या पहचान करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है, क्या कोई गैस कर सकता है? गैस करके कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ठीक है, कि क्या ये हमारा जो दिया गया है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में हर हाल में किसी भी तरह से जवाब देना है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो हमारा तो इसका आंसर बताना है कि क्या ये हमारा जो दिया गया है इक्वेशन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देख करके नहीं बताना है, बल्कि पहले ही बता देना है। ठीक है, चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग करके बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि ये वाला हमारा जो इक्वेशन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था नियम, मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले उसको छोटा से छोटा कर लो, उसको जितना काट सकते हो काट दो। ठीक है, उसका पूरा छोटा छोटा जब बन कर दोगे तब तो सब्जी बनेगा ना, कैसे बनेगा। तो इसलिए सबसे छोटा जितना कर सकते हो उतना कर दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये क्या है हमारा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x/12 को यहीं रहने देंगे। ठीक है, और इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो नंबर है दिया हुआ सेकंड टर्म उसको उस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 3/12।
कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज कर देंगे हम लोग। तो अब साइड, जब साइड चेंज कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम लोग कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 गुना 3 12 3 36। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है सर के ऊपर, वेरिएबल का पावर 2 है, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 जो है उधर जाएगा तो √36 बन जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते थे, बट इसी जगह से हम लोगों को पता चल जा रहा है कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन को एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक और भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो से हीरो बनना है हम लोगों को। क्या बनना है, सुनाई दिया ना, जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन को, एक भी, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, उन क्वेश्चन से हम लोगों को लड़ना है। ठीक है, और भली भांति बेहतरीन तरीके से लड़ना है। कौन सा युद्ध करना है, तो एकदम राम बाण वाला युद्ध करना है। ठीक है, ऐसा तीर चलाना है कि सीधा जाकर के नाभि में लगे। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है हमारा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज 100x, ठीक है, 100x स्क्वायर ले लेते हैं, -20x ले लेते हैं, और प्लस कितना है, 1 है। ठीक है, ये वाला तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का 2 है, और इसमें दोनों पूरा का पूरा इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का नियम क्या है, समझो पहले ध्यान से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब मेथड का नियम ये है, पहले ही मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका एक स्पेशल वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर लिया है। ठीक है, तो उस वीडियो में जाकर के आप लोग बहुत ही बेहतरीन ये जो फैक्टराइजेशन करने का 4 टेक्निक है, और उन चारों टेक्निक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने अपलोड किया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और इसका लिंक पर क्लिक करके और जाकर के वीडियो को देख सकते हो। सारा का सारा फैक्टराइजेशन का टोटल नियम उसमें हमारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड का नियम यह है कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट याद रखना है, और थर्ड में जो टर्म दिया यानी कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये इस फॉर्म में आ गया ना, ax² माइनस bx, ठीक है, और प्लस ये वाला फॉर्म में आ गया, माइनस या प्लस कुछ भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो a और c को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, a और c को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी a इंटू सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, a इंटू सी, तो a की जगह पर कितना है, 100 है, और इंटू कितना हो जाएगा, c कितना है, 1 है, तो 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया ना। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। अब 100 को हम लोगों को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है, 100 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद ये -20 आ जाए बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला तो -20 आ जाए। तो अब इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ देंगे। ठीक है, ये एलिगेशन की तरह बन रहा है ना, एलिगेशन का ही नियम के अनुसार बन रहा है। बट एलिगेशन अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो एलिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक स्पेशल चैप्टर है जिसको मैट्रिक के बाद बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एलिगेशन को इसी तरह से क्रॉस टाइप से हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हमारा क्या कहा जाता है कि AC कर देना है, यानी A को और C को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। बट 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि जिसका प्रोडक्ट कितना आए, प्रोडक्ट कितना आए, इन दोनों का प्रोडक्ट, जिस नंबर को हम लोग तोड़ रहे हैं वो नंबर आ जाए, ये वाला 200। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि 100 आ जाए, और इसका सम जो है, सम कितना आ जाए, सम जो है ये बीच वाला -20 आ जाए। अब ये वाला तो सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या दे दें, तो यानी कि 10 और 10, ये दोनों को गुना करने के बाद 100 आता है क्या, 100 आ जाता है ना। तो 10 और 10 दोनों को गुना करने के बाद 100 भी आ जाता है, और 10 और 10 दोनों को जोड़ने के बाद 20 भी आ जाता है। बट माइनस कैसे आएगा, तो एक में प्लस दे दो, एक में माइनस दे दो, या तो दोनों में माइनस दे दो। ठीक है, दोनों में माइनस दे दो। तो यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोगों का नियम क्या है कि माइनस जब गुना होता है किससे, माइनस से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 और 10 20 हो गया, और साइन बड़ा का लगता है तो बड़ा, यहाँ पर दोनों का दोनों बराबर है तो किसी का भी साइन एक तो माइनस दे दिया यहाँ पर, तो ये हमारा -20 बन जाएगा। अब दोनों में, अब जब ये बीच वाले पार्ट को दोनों का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, ये वाला बीच वाला जो टर्म है इसको बंटवारा हम लोग 2 भाइयों में कर रहे हैं, तो दोनों भाई को जो इसका प्रॉपर्टी है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो दोनों भाइयों को देना पड़ेगा ना। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, x है, तो x को दोनों भाई को दे देंगे, यानी कि 10x, और यहाँ भी 10x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसको जो है इस जगह पर हम लोग एंट्री कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100x तो जो का त्यों रह जाएगा 100x², और माइनस क्या आ जाएगा, -10x। ठीक है, इसको 2 पार्ट कर देंगे ना, -10x और -10x। ठीक है, और +1, ये जो नंबर है
यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो का हो जाएगा, बीच वाले टर्म को 2 भाग कर देंगे, जिस तरह से तोड़े उस तरह से, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से, ठीक है, फर्स्ट वाले दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों टर्म में अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है कि 10x यहाँ भी है और 10x यहाँ भी है, ठीक है। तो 10x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और अंदर में क्या बच जाएगा, 10 को कितना से गुना करेंगे कि 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना 10x करेंगे, ठीक है, 10 10 100 हो जाएगा और x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। 10x है, यहाँ भी 10x है, यानी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x को एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 10x हो जाएगा, ठीक है, 10x हो जाएगा। अब दूसरा वाले को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला को लेने के लिए नियम क्या था, दूसरा वाले को लेने के लिए नियम यह था कि जो यहाँ ब्रैकेट में नंबर आ रहा है वही सेम टू सेम नंबर यहाँ पर भी आएगा, तो यही सेम टू सेम नंबर ले लेते हैं, यानी कि 10x - 1। ये तो सेम टू सेम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 10x यहाँ पर है, ठीक है, तो कौन सा नंबर से यहाँ बाहर में रखें ताकि दोनों को गुना करने के बाद ये वाला नंबर आ जाए -10x, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, क्योंकि 10x को एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। अब माइनस लाना है, ठीक है, तो यहाँ अंदर में प्लस है तो यहाँ बाहर में क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। अंदर में प्लस है, बाहर में माइनस दे दिए, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड वाले को चेक कर लेंगे, वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ 1 और 1 है तो दोनों को गुना करेंगे तो एक कम 1 हो जाएगा, और माइनस और माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दे देता है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब दोनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। कैदी को अलग कर लेते हैं जो जेल के अंदर में है, ठीक है, जो जेल के अंदर में कैदी है उसको अलग कर लेते हैं। तो और पुलिस जो बाहर में है, जो डेरा डंडी डाल करके बैठा हुआ है यहाँ पर, उसको अलग कर लेंगे। तो बाहर में यहाँ पर क्या है, 10x है, ठीक है, और यहाँ बाहर में क्या है, -1 है, इसको हम लोग अलग कर लिए, ठीक है। और कैदी को हम लोग अलग कर लेंगे जो अंदर में, दोनों जगह सेम कैदी है तो दोनों एक कोई भी ले लेते हैं, 10x माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा हो गया था। इतना बराबर 0 दे सकते हैं, इतना बराबर 0 दे सकते हैं, यानी कि एक तो 0 कितना हो जाएगा, इतना का वैल्यू 0 हो जाएगा, या तो फिर इतना का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1 आ जाएगा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/10। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x दोनों का दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर भी 1/10 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू निकला ना, x का जो है यहाँ पर 2 वैल्यू निकल गया ना, एक बार x का वैल्यू आ गया 1/10 और यहाँ भी आ गया 1/10। ये नंबर में सेम आया है, बट बहुत सारे इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें अलग अलग नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अलग अलग नंबर भी आ सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये यहाँ पर ये ध्यान में देना है कि जो पावर में 2 रहेगा तो x का वैल्यू 2 मान निकलेगा, ठीक है। तो यार हम लोग क्या चीज अभी पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेंट मेथड, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। नेचर ऑफ रूट क्या हो जाता है, b² - 4ac, ठीक है। इससे हम लोग रूट्स का नेचर को पता करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक हो गया हमारा ax² + bx + c, ठीक है, कुछ भी हो गया = 0। अब इसमें से हम लोग पता कर लेते हैं कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो हमारा किस नेचर का होगा, किस स्वभाव का होगा, ठीक है। मतलब है कि पहला d, इसको हम लोग पूरे इक्वेशन को d बोलेंगे ना, d = इतना है, ठीक है, यानी कि d = 0 हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, d = 0, ठीक है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन को d मान लिया तो d = 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो d हम लोग मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि d अगर 0 से ज्यादा रहा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर ये वाला चीज अगर तुम लोगों ने सीख लिया तो समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों के लिए एकदम 0 हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा, पूरा लोअर क्लास का हो जाएगा, ठीक है, अगर ये चीज तुम लोगों ने सीख लिया तो, ठीक है। अगर क्या होगा, d जो है, d का वैल्यू जो है 0 से अगर ज्यादा है, ठीक है, 0 से अगर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका रूट्स हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, अगर 0 से ज्यादा है तो। दूसरा नंबर में क्या हो जाता है, d जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अगर जो है d जो है 0 के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एक और हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें, d जो है वो क्या हो गया, अगर कम हो गया, ठीक है, d अगर 0 से कम हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब रूट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो रूट्स जो है इक्वल नहीं होगा, ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तरीके से समझना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया अभी मैं समझा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक भी कसर नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये वाला जो वैल्यू दिया गया है ना, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू दिया गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें x का वैल्यू जो है, x का 2 वैल्यू आ जाता है, ठीक है, x का जो है 2 वैल्यू आ जाता है, यानी कि एक आ गया -7, एक आ गया 7, या फिर दोनों आ गया -7, ठीक है, दोनों का दोनों आ गया -7, यानी कि -7 जो है,
-7 जो है वो 0 से क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है 0 से, ठीक है, 0 से कम है, यानी 0 से भी नीचे है ना, माइनस में गया है तो 0 से कम है, तो 0 से कम है यानी कि इस वाले नियम में आ जाएगा ना, 0 से कम डी का वैल्यू। तो जब ये कम हो जाता है ना तो रूट्स जो है इक्वल नहीं होता है, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल हो जाएगा, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नहीं होगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू जो है दोनों का दोनों जो है जेन्युइन आ गया, यानी कि 7 आ गया, 8 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी आ गया, इस तरह का वैल्यू अगर आता है उसमें, तो ये 0 से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 0 है, तो वो किस वाले वैल्यू में आ जाएगा, ये डी वाला में, ठीक है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और डिस्टिंक्ट हो जाएगा, यानी कि वो वास्तविक है, ठीक है। और अगर बराबर आ गया तो रियल भी होगा, इक्वल भी होगा, बट नॉट रियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो अभी तुरंत समझ में आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। इसको हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है, और उस क्वेश्चन की मदद से तुम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले, और उस क्वेश्चन के सहारे हम लोग सीखेंगे कि ये चीज है क्या, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो यार ये एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने में, इस क्वेश्चन के सहारे थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि डी जो है 0 से ज्यादा रहे तो क्या होता है, 0 से के बराबर रहे तो क्या होता है, और 0 से ज्यादा कम ज्यादा रहे तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3x², ठीक है, 3x² -4√3x + 4 = क्या है, 0 है, यानी कि a इसमें कितना है, a का वैल्यू जो है ये हमारा है, ठीक है, और a = 3 है, b कितना है हमारा, b ये वाला पूरा है, ठीक है, x वेरिएबल छोड़ करके बाकी जितना है सब b है हमारा, तो -4√3 है, ठीक है, और c कितना है हमारा, c = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, c = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सीखने वाला बात क्या है, अभी समझ में आएगा, ये इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला चीज अगर तुम लोगों ने सीख लिया तो समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने वाला बात यह है कि इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, ठीक है, इसका फॉर्मूला नेचर ऑफ रूट का फॉर्मूला हमने क्या बताया, इससे हम लोगों को पता क्या चलेगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को पता चलेगा, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अभी देखते हैं, b² - 4ac मैंने बताया, इसका नेचर को पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी का है, ठीक है, इसके ये जो है क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, इसमें किस टाइप से इसका आंसर वैल्यू जो है आएगा हमको, तो इस चीज के बारे में बढ़िया से भली भांति तरीके से समझना है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए b का स्क्वायर लगा देंगे, b का वैल्यू कितना है, -4√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 इंटू a कितना है, 3 है, और गुना 4, ठीक है, c इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 4 का 4 चौक 16 गुना 3 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 3 12, 12 चौक 48, यानी कि 48 यहाँ पर भी आ जा रहा है, यानी कि इक्वल टू कितना आ जा रहा है हमारा, यहाँ पर 0 आ जा रहा है ना, ये हमारा कितना आ जा रहा है, 48 में 48 लेस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है डी का वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर आ जा रहा है ना, तो 0 के बराबर आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल तो होगा, ये जो है वैल्यू रियल होगा बट इक्वल होगा, ठीक है, रियल होगा बट इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो दो वैल्यू निकलेगा, x का जो दो वैल्यू निकलेगा, अगर यहाँ 5 आएगा पहला वैल्यू तो दूसरा भी 5 आएगा, पहला वैल्यू 1/3 आएगा तो दूसरा वैल्यू भी 1/3 आएगा, पहला वैल्यू अगर √5 आएगा तो दूसरा वैल्यू भी √5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, ये दोनों जेन्युइन तो रहेगा, वास्तविक रहेगा दोनों वैल्यू, बट इसमें क्या है कि दोनों का दोनों वैल्यू सेम रहेगा, x का जो है मैंने क्या बताया, पावर में अगर 2 रहे, हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना उसका वैल्यू निकलेगा, उतना उसका आंसर आएगा, यानी कि ये 0 जो आया ना हमारा, तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे ना, इस वाले इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि x का वैल्यू जब निकालेंगे, और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, x = क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या बोलता है कि x = क्या हो जाएगा, -b प्लस या माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला x का वैल्यू हमारा ये कहता है, इसमें एक प्लस का है, ठीक है, ये डबल है, ठीक है, x का वैल्यू 2 ठो मैंने बोला ना निकलेगा, तो एक प्लस वाला रहेगा यहाँ पर और एक माइनस वाला, इसी को टोटल 2 कॉपी इधर कर दो और एक माइनस में दे दो, तो वो फॉर्मूला जो निकलेगा, 2 फॉर्मूला आ गया, एक प्लस वाला ये अलग फॉर्मूला हो गया, एक माइनस वाला, दोनों मैंने एक ही में कर दिया है, बट 2 फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, तो 2 फॉर्मूला जब आ जाएगा तो x का वैल्यू 2 ठो निकलेगा ना, एक यहाँ एक यहाँ, अब इसका जो वैल्यू निकलेगा, इसका जो है वैल्यू 0 है, तो अगला का जो एक और फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे उस फॉर्मूला में भी सेट करेंगे, यानी 2 वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू 0 ही आएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू अगर 5 आएगा तो इसका भी वैल्यू, यानी x का 2 रूट जो निकलेगा, x का जो है दोनों फॉर्मूला में सेट करेंगे और 2 रूट निकालेंगे उसका, क्योंकि उसका 2 रूट निकलेगा ही, पावर 2 है तो पावर 2 है तो 2 रूट निकलेगा, तो 2 रूट निकलेगा, इसका मतलब है कि दोनों का दोनों रूट जो निकलेगा वो इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इक्वल, तो इससे यही चीज पहचान करते हैं हम लोग, नेचर ऑफ रूट से यही पहचानते हैं कि वो जो वैल्यू आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो किस कैटेगरी का रहेगा, यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब है कि इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, अगर यहाँ पर अगर 5 आ जाता,
अगर 5 आ जाता, 6 आ जाता, 8 आ जाता, इस तरह का कुछ भी आता, ठीक है, तो वो जीरो से क्या हो जाता, जीरो से बड़ा हो जाता ना डी का वैल्यू, डी का जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से बड़ा हो जाता। तो जब बड़ा हो जाता तब उस केस में हम लोग क्या मान लेते हैं कि रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी कि जो वैल्यू उसमें आ रहा है, ठीक है, जो जो वैल्यू उसमें आ रहा है वो जेन्युइन वैल्यू आ रहा है और दोनों का दोनों वैल्यू हमारा यूज करने लायक हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग अनुमान लगा लेंगे इस चीज से। ठीक है, अगर वैल्यू हमारा ये वाला जो है माइनस माइनस में आ जाता है, जैसे कि एक ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, एक ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है कि ये इतना किलोमीटर चलता है, इतना की स्पीड से इतना किलोमीटर चलता है, इतना की स्पीड से इतना बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड तो हमारा हमेशा वो हमारा प्लस में ही आएगा ना। स्पीड स्पीड जो है ट्रेन का स्पीड अगर पूछा जाए तो ट्रेन का स्पीड तो हमेशा प्लस में ही आएगा ना। तो जब वो हमेशा प्लस में ही जाएगा तो यार इस ट्रेन का अगर स्पीड प्लस में नहीं होगा, माइनस में अगर स्पीड होगा तो ट्रेन तो चलेगा ही नहीं ना। जीरो अगर स्पीड होगा, अगर स्पीड वो बढ़ाएगा ही नहीं तब तक वो ट्रेन आगे बढ़ेगा कैसे। तो अगर स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड जो है वो हमारा 2 निकलेगा। स्पीड का वैल्यू जो है अगर हम लोग निकालेंगे तो वो स्पीड का वैल्यू 2 हमारा आ जाएगा ना। तो एक स्पीड का वैल्यू अगर आ गया -2 और -50 किलोमीटर पर आवर, -50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक वैल्यू हमारा आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस कैटेगरी में अगर आंसर आ गया तो इस तरह में हम लोग कौन सा लेंगे, -50 वाला तो नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि -50 में जब आ गया तो यार ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगा, ट्रेन का स्पीड कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो रूट्स का मतलब यही होता है कि डिस्क्रिमिनेंट में माइनस में अगर आ गया यानी कि जीरो से भी कम है तो वो इक्वल नहीं है, वो रियल नहीं है। ठीक है, वो जो रूट्स है वो रियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो वैल्यू आ ही नहीं सकता, बट फिर भी आ गया है वहां पर वैल्यू। तो इस कैटेगरी में वो रूट इक्वल नहीं होता, तो उस चीज का अनुमान। तो तीनों से हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि रूट्स का कैटेगरी क्या है। ठीक है, किस कैटेगरी का हमारा रूट्स आ सकता है, रूट्स मतलब वैल्यू जो एक्स का जो हमारा आंसर आता है उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया है, इससे क्या पता चल जाता है, यहाँ पर 48 था, 48 में 48 घट गया तो 0 आ गया। और 0 का मतलब क्या है कि ये वाला फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, 0 का मतलब ये सेकंड वाला क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। अब हमारा इससे संबंधित सारा का सारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे वो सारा का सारा इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। और ये नेचर ऑफ रूट का फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एकदम दिमाग में बैठा लो। मैं लिख करके दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए क्वेश्चन इससे भिड़ना है, गारंटी है। हर साल पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ रूट्स। और एक बार फिर से शॉर्ट तरीके से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इससे हम लोग नेचर पता कर लेते हैं उसका। अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, अगर डी जो है 0 से ज्यादा है यानी कि इसका जो वैल्यू है एक्स का रूट्स जो है वो 0 से ज्यादा है तो क्या हो जाता है, रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, रियल हो जाएगा और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। अगर बराबर है 0 का तो क्या हो जाएगा, रियल होगा और इक्वल होगा। अगर डी से ज्यादा है 0 यानी कि 0 से कम है डी तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लेना है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट अगर रियल वैल्यू निकालना है एक्स का तो ये वाला मेथड को सेट कर देना पड़ेगा। ये मेथड एक बार प्लस में ले लेना पड़ेगा और एक बार माइनस में ले लेना पड़ेगा। दो मेथड को लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला को डबल लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और उसको सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा, एक्स का एक वैल्यू और एक्स का दूसरा वैल्यू, तो 2 वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पर। बट यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू नहीं निकालने बोल रहा था ना, एक्स का वैल्यू नहीं निकालने बोल रहा था ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि एक्स का जो है नेचर कैसा है, किस कैटेगरी का वो हमारा वैल्यू देगा। ठीक है, तो वो नेचर पता करने के लिए हम लोग इस चीज का इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या है। अब इसको हम लोग हटा करके फिर से एक बार फ्रेश कर लेते हैं। तो यार नेचर ऑफ रूट हम लोग पहला पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, एकदम ध्यान से रहना है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम लोग एक और भी पढ़ चुके हैं, क्या, डिस्क्रिमिनेंट वाला, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग क्या है, तीसरा एक और भी क्या हो जाएगा अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या आ जाता है हमारा फॉर्मूला, रूट, ठीक है, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ये पहला रूट आ गया और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा का ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये x का 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में पहला और दूसरा। ये हम लोग दूसरा नियम को पढ़ लिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला बेस क्लास चल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बेस क्लास, ठीक है, फॉर्मूला बेस क्लास चल रहा है, एकदम ध्यान से देखना है। ये फॉर्मूला अगर आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आज का चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला, और वही चीज हम लोग कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला को अगर सीख गए तो सारी जगहों पर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखना है, चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यार ये दो चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं
दो चीजें को और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसका तो ज्यादातर इस क्वेश्चन में 10th क्लास में ज्यादा उसका रोल नहीं है, थोड़ा बहुत रोल है, बट अब जो देखा जा रहा है, अब थोड़ा बहुत इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अल्फा और बीटा से संबंधित, ठीक है। तो एक हम लोग और भी सीख लेते हैं, क्या चीज, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, और चौथा क्या सीख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये दोनों को सीख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस बी बाय ए, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। और जो दूसरा है ये क्या हो जाता है हमारा, अल्फा और बीटा इक्वल टू, अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लायर, यानी प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लायर, सम है तो दोनों का जोड़, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सी बाय ए, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया, अल्फा और बीटा का माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए, ठीक है। ये चारों का चारों नियम को एकदम कॉपी पेन लो और सारा का सारा नोट कर लो, ठीक है। इसको याद कर लेना है, हर एक जगहों पर पूछा जाएगा और हर एक जगह पर हम लोग इस्तेमाल भी करने वाले हैं आगे चलते, ठीक है। तो ये सारे का सारे नियम को एक जगह पर एकदम लिख लेना है, और एक क्या लिख लेना है कि नेचर ऑफ रूट का तीनों वैल्यू को लिख लेना है। डी जो है अगर ज्यादा है जीरो से, ठीक है, डी जो है अगर जीरो के बराबर है, और डी जो है वो क्या है, कम है जीरो से, ठीक है। तो इन तीनों में क्या है, इसमें सिंपल याद रखना है, क्या रियल है और क्या है डिस्टिंक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला में क्या आ जाएगा हमारा, रियल आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा, रियल एंड इक्वल आ जाएगा। और तीसरा वाला में क्या आ जाएगा, नॉट रियल आ जाएगा, ठीक है। बस ये तीन चीज याद रखना है एकदम शॉर्ट में, ठीक है। और ये चार तो फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हम लोग ले लिए हैं इसको समझने के लिए, एक और भी क्वेश्चन हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो आज यार बहुत ही बेहतरीन, एकदम जिस क्वेश्चन का हम लोगों को इंतजार था वो क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि के एक्स, ठीक है, के एक्स ब्रैकेट के अंदर में क्या है, एक्स माइनस 2 और बाहर में क्या है प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये हमारा दे दिया गया है इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा क्या दे दिया गया है, इक्वेशन दे दिया गया। इसको हम लोगों को बोला जा रहा है कि के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस चीज का वैल्यू बताना है के का, ठीक है। ये वाला जो के दिया गया है इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। के एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर के एक्स को 2 से गुना करेंगे, तो के एक्स और गुना एक्स तो क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप में यही काम करने वाले, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, के एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा, ठीक है। 2kx प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर ये हमारा बन गया कौन सा फॉर्म, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स का जितने भी टर्म है ना, उन पूरा का पूरे टर्म में वेरिएबल को छोड़ करके बाकी सबको हम लोग वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स को छोड़ दो, बाकी है वो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सेकंड टर्म में बी का वैल्यू आता है और थर्ड टर्म में सी का वैल्यू आता है, ठीक है। सेकंड टर्म में बी का और थर्ड टर्म में सी का। तो बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, बी का वैल्यू -2k माइनस 2k, और के को ही साथ में क्यों ले लेंगे, क्योंकि के जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, वो हमारा वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल अगर रहता तो उसको नहीं लेते, लेकिन वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम लोग इसको भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी 6 आ जाएगा, ठीक है। सी जो है वो हमारा आ जाएगा 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताना है, इसको जो है के का वैल्यू बताना है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट क्या आ जाता है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का वैल्यू पता है, एसी का भी वैल्यू पता है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, एकदम खुला मिजाज से एकदम डील कर सकते हैं इसको मजेदार तरीके से, ठीक है। बी का वैल्यू लगा देते हैं -2k, -2k का क्या हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -4 इंटू ए कितना है, ए के है, और बी कितना है, ए सी कितना है, 6 है, ठीक है। 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, के का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -4 गुना 6, 6 चौके 24, और यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में हमारा नेचर ऑफ रूट हम लोग पता कर रहे हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों का कॉमन लिया जाएगा, और के इसमें भी है, के इसमें भी है, यानी कि 4k कॉमन लिया जाएगा। अब अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 2k था, एक तो बाहर निकाल दिए तो अंदर में एक तो बचा, ठीक है, के, और -4 बाहर ले लिए हैं, तो 4 का बाहर में कितना बार में 24 आता है, 6 बार में, तो 6 को अंदर ले लेंगे, और के एक था, ये के को बाहर निकाल दिया हम लोग, तो अंदर में क्या बच गया, के -6 बच गया, ठीक है। अब इतना बराबर, ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, तो इतना बराबर 0 है, तो या तो 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा,
मैंने क्या बताया था, इसको डील करने वाला ये एकदम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह हो गया है, ठीक है। जेलर अलग और कैदी अलग, ठीक है। तो यहाँ पर कैदी जो है उसको अलग कर देंगे, जेलर को अलग कर देंगे जो बाहर में बैठा हुआ है, ठीक है, डेरा डंडी डाल करके। तो के माइनस 6 हो जाएगा, के माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, या तो ये 0 या फिर ये 0, अगर दोनों बाहर अंदर बाहर आ गया तो। अब 4 के इक्वल टू 0 आ जाएगा तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/4 आ जाएगा, गुना में है तो उधर बट्टा में जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 0/4, और यहाँ पर के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर पकड़ना है, अब यहाँ यहीं पर तो पकड़ना है, मेन यहीं पर काम हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर 0/4 आ गया, ठीक है, 0/4 आ गया। अब सोच करके देखो कि ये जो 0/4 है ये हम लोगों को क्या बता रहा है, ये हम लोगों को क्या बता रहा है, और जो 6 है वो हम लोगों को क्या बता रहा है, ये जो है डी से ज्यादा है ना, तो डी से ज्यादा है मतलब रियल एक जेन्युइन जो इसका आंसर हो सकता है ये 6 हो सकता है, 0/4 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 0/4 करेंगे तो भी 0 का ही आंसर आएगा, ठीक है। और 0 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 अगर वैल्यू आ जाता है या फिर 0 से भी कम आ जाता है, 0 को 4 टुकड़ा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 0 को 4 टुकड़ा कर देंगे तो 0 से भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से यदि माइनस में जा रहा है तो वो हमारा नॉट रियल होगा, ठीक है, नॉट रियल होगा। ये हमारा क्या आ जा रहा है, 0 में अगर आंसर जा रहा है तो नॉट रियल होगा, ठीक है, नॉट रियल होगा। और यहाँ पर जो ये वाला हमारा 6 आ जा रहा है ये हमारा रियल होगा, ठीक है, रियल हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे, हम लोग को तो एकदम कंफर्म है कि ये 6 को ही लेंगे, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हमारा नहीं चलेगा, ये वैल्यू हमारा खराब गलत है और ये वैल्यू हमारा सही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, के इक्वल टू 6 हमारा आंसर भली भांति बेहतरीन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो यार ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक और भी आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन दिया गया है हमारा x², ठीक है, x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। इसको बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि x का वैल्यू बता देना है, x का जो है वैल्यू बता देना है हम लोग को। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए मैंने 3 मेथड को बताया, एक तो बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, पहला था, और दूसरा एक और क्या बताया मैंने, फॉर्मूला वाला, ठीक है, फॉर्मूला वाला, और तीसरा स्क्वायरिंग वाला बताया। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग वाला नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा क्योंकि दोनों साइड में कुछ नंबर नहीं है, इधर 0 है इधर, ठीक है, तो ये उसमें नहीं लगेगा। बट फॉर्मूला फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को कुछ भी अगर ना दिया रहे एग्जाम में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो वहां पर चेक करना है कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी अगर फॉर्मूला बेस्ड या फिर नेचर ऑफ फ्रूट्स या फिर कुछ भी ऐसा दिया रहे कि हम लोगों को उसी मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। किस मेथड से, श्रीधराचार्य जी का मेथड से, ठीक है, उसका मेथड से अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तब हम लोगों को उसका मेथड से सॉल्व करना है। अगर नहीं बोला जाए तो हम लोगों को जो आसान लगे, जो हम लोगों के लिए सबसे बेहतर लगे, उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने क्या बताया था, दोनों को गुना कर देना है, AC को, तो A कितना है 1 है और C कितना है 10 है, तो 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, 2 भाग में तोड़ देना है, ठीक है। लेकिन कैसे तोड़ना है, तो दोनों भाग में जो तोड़ना है उसको क्या करने पर, घटाने पर 3x आ जाए, उसको घटाने पर 3x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2, ठीक है। अब साइन यहाँ पर आना चाहिए प्लस का, +3 आना चाहिए, ठीक है। तो +3 आना चाहिए, यानी कि ये माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, ये प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव सेंस देगा, तो ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब ये x जो है दोनों में लगेगा, x इसमें भी लगेगा, x इसमें भी लगेगा। अब यहाँ पर +5x आ गया और एक -5x आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x² + 5x - 2x, ठीक है, और -10 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, दोनों में x है तो x को कॉमन ले लेते हैं, एक x को, ठीक है, एक x को कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या, एक तो x बचता है और प्लस यहाँ पर 5 बचता है, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, यही सेम टू सेम यहाँ पर होगा, यानी कि x + 5। अब इसको हम लोग वेरीफाई करवा देंगे। यहाँ क्या ऐसा नंबर रख दें जिसको गुना करने पर 2x आ जाए, तो 2 रखेंगे, 2 गुना x 2x हो जाएगा, 2 को फिर 5 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा। साइन भी एक बार चेक कर लेते हैं कि साइन हमारा है या नहीं। यहाँ पर कितना है, माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ माइनस दे देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस दे देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और सेकंड वाला भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा फॉर्म बनेगा। अब दो चीजें का वैल्यू इतना बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो कैदी को अंदर कर दो और जेलर को बाहर कर दो, ठीक है। तो एक जगह जेलर को ले लो, एक जगह कैदी को ले लो। तो पहले जेलर को ले लेते हैं जो बाहर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो x - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। और कैदी को ले लेंगे इधर, x + 5 ले लेंगे इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। यानी कि x का 2 वैल्यू आ गया ना, एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा या फिर -5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमारा आ जाएगा निकल करके, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने वाले थे, ठीक है, 2 तरीके से सॉल्व करने वाले थे। कौन कौन सा तरीका, एक हम लोग सॉल्व करने वाले थे b² - b, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस √(b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 × a, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू पता है हम लोगों को, a का वैल्यू पता है 1 है,
बी का वैल्यू हम लोगों को पता है 3 है और सी का वैल्यू भी पता है 10 है। तो यार अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अगर दोनों आंसर सही में आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ये ट्रायल हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस बी है तो -3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 10। ठीक है, -10 होगा यहाँ पर। ठीक है, -10 होगा और पूरा का बट्टा में 2a इक्वल टू अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, -3 तो यहाँ जैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, प्लस रूट अंडर क्या आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4 4 40 हो जाएगा, -40 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि ये अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, इतना बटा 2a 2 इंटू 1 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या ले लेंगे हम लोग, अगला स्टेप में ले लेंगे -3 प्लस रूट अंडर 49 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 40 में 49 हो जाएगा। ठीक है, अगला बार क्या हो जाएगा -3, ये 49 जब रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों को घटाना है तो 4 आ जाएगा और बड़ा का साइन लगता है तो बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ और बट्टा में 2 आ जाएगा। ये जब कटेगा तो इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 रूट जो आने वाला था तो एक पहला रूट तो हमारा 2 यहाँ भी था और 2 यहाँ भी आ गया है, यानी कि ये फॉर्मूला में भी सेट कर रहे हैं हम लोग तो ये रूट आ जा रहा है। इसको तोड़ने ताड़ने का अगर डिस्टर्बेंस होता है, तोड़ने में कोई कठिनाई होता है तो इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी आप लोग आंसर ला सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि नहीं फैक्टराइजेशन मेथड मेरे लिए बहुत ईजी है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, अगर बोला जाए कि आपको यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करके आपको बनाना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए तब आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं पूछा जाए तो फिर आप लोग जो मेथड से जो आपको इजी लगे, सबसे ज्यादा आसान लगे, आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन के साथ आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले बार और भी बेहतरीन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर के हम आने वाले हैं। ठीक है, एकदम कमर कस लेना है और तैयार हो जाना है, मेहनत करना है एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबा दें ताकि हर एक बार हर एक वीडियो को आपके पास जाते रहे और आपसे हमारा मुलाकात होते रहे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।